उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ हुआ, क्या प्रभाव पड़े, कैसे फिर ये धीरे धीरे कम, इसकी प्रभाविकता कैसे कैसे कम होती गई, ये ऐसे करके होते जाएंगे। मैं बताता हूं इसको आगे। तो ऐसे इसकी प्रभाविकता कैसे कैसे धीरे कम हो गई, ये चीजें इसमें ये बताई जाएंगी। देखिए शीत युद्ध क्या, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कोल्ड वॉर। शीत युद्ध क्या है, तो ये समझना है कि जो डेफिनेशन है वो क्या है। देखो, दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में समकालीन विश्व राजनीति, मैंने आपको बताया दिया, हम वर्तमान समय से जुड़ाव रखने वाली राजनीतिक परिस्थितियां। दूसरे विश्व युद्ध का अंत उसके लिए एक महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में शीत शुरुआत मानी गई है। और जब शीत युद्ध जैसी स्टार्टिंग मान गई शीत युद्ध की, तो आप मानेंगे कि शीत युद्ध दोनों महाशक्तियां इसमें इन्वॉल्व थी। और जब दो महाशक्तियां किसी चीज में इन्वॉल्व हो तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करती हैं। ऐसे करके ये एक महत्वपूर्ण दृष्टि से जरूरी है। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 की समाप्ति हो गई। समाप्ति हो गई, विश्व युद्ध खत्म हो गया दूसरा। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन सम्मिलित थे, कौन कौन राष्ट्र उसमें थे सम्मिलित थे? अमेरिका, यूएसए, सोवियत संघ था, यूएसएसआर, ब्रिटेन था, यूके और फ्रांस था। ठीक है, पहले अब ये चीज आपके समझने की है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका मित्र राष्ट्रों में शामिल थे और एक दूसरे के साथ देते हुए उन्होंने युद्ध किया था ध्रुवीय राष्ट्रों से। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदली, धीरे धीरे वो एक दूसरे की खिलाफत हो गई और शीत युद्ध जैसी स्थिति बनी। ध्रुवीय राष्ट्र की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथों में थी। जो ध्रुवीय राष्ट्र कौन कौन से थे अगुवाई जो उन्होंने की थी? जर्मनी और इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान। इस युद्ध में विश्व युद्ध के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। जो ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसमें कौन थे? सभी ताकतवर देश सम्मिलित हो गए। भाई बचा कौन? दोनों महाशक्तियां इन्वॉल्व थी और उनके साथ साथ जो यूके और फ्रांस जैसे जो राष्ट्र भी तो थे उनके साथ में। यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाके में भी फैला था। यूरोप के बाहर के इलाके में भी फैला था। द्वितीय विश्व युद्ध से बाद में जब शीत युद्ध की जो स्थिति बनी थी ये भी बहुत प्रभाविकता स्थिति पे जारी रही थी। इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, अब यूरोप से बाहर कौन कौन से क्षेत्रों में? दक्षिण पूर्व एशिया में, चीन में भी, बर्मा, अब जो म्यांमार है, जो म्यांमार अब जो देश है वो पहले कौन सा था? बर्मा, तथा भारत के पूर्व उत्तर के कुछ हिस्सों तक रहा। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धनहानि भी हुई थी। विश्व युद्ध इसीलिए तो बहुत बुरा हुआ था ये, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर व्यापक स्थिति में जनहानि हुई थी और जो धनहानि, इसकी आर्थिक रूप से पिछड़ापन बहुत आया था इसमें। 1914 से 1918 के बीच, 1914 से 1918 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था। 1914 से 18 तक जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो विश्व इसके स्थिति से उभर भी नहीं पाया था। उसने बिल्कुल उसको झकझोर करके रख दिया था। पूरे विश्व के सभी देशों की स्थितियां डामाडोल हो चुकी थी। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज्यादा भारी पड़ा। जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो इससे भी ज्यादा भयंकर हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में उसकी जब समाप्ति हो गई तो शीत युद्ध की शुरुआत मानी गई। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर, अब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का ही एक घटना है कि अमेरिका ने जापान पर जो परमाणु अटैक किए थे, जो परमाणु हमले किए थे, एटॉमिक जो हमले किए थे, वो हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो शहर हैं उन पर किए थे। परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था? जापान को हार हो गई ध्रुवीय राष्ट्रों की,
उसने परमाणु हमला कर दिया, हिरोशिमा और नागासाकी बिल्कुल तबाह हो गए, जापान बिल्कुल तबाह हो गया। इन दोनों शहरों की स्थिति ऐसी है कि आज भी वर्तमान समय तक वहां उसका रेडिएशन देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का क्या हुआ, अंत हुआ। परमाणु बम गिराने के अमेरिकी फैसले के जो आलोचक हैं, जो बुराई करने वाले जो लोग हैं, उसकी जो नाखुश थे जो अमेरिका से, उनके जो फैसला था ये परमाणु बम गिराने का, उसके जो आलोचक हैं उनका तर्क था कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। ये जानते थे कि धुरीराष्ट्र अपनी हार मानने वाले हैं। आत्मसमर्पण से आशय वो अपने को खुद उनके हार मानने वाले थे। ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था, गैर जिम्मेदाराना हरकत तो उसको माना गया अमेरिका के इस फैसले। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। इस कार्रवाई का लक्ष्य क्या था, मेन फोकस था अमेरिका का, जो सोवियत संघ है वो एशिया और अन्य जगह पर अपने सैन्य और राजनीतिक लाभ नहीं रोक पाए, नहीं ले पाए, क्योंकि वो उसके साथ था। तो कहीं ना कहीं उसकी जो ये बुरी छाप है जो उसकी, वो सोवियत संघ को भी हताहत कर सकती थी। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था, सोवियत संघ को यह दिखाना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अभी शीत युद्ध की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शीत युद्ध कैसे स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे एक एक बात देखिएगा इसमें, कि अमेरिका क्या दिखाना चाह रहा था कि मैं सबसे बड़ी ताकत हूं। सोवियत संघ को कहीं ना कहीं क्या लग रहा था, ये बुरा लग रहा था। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था, अमेरिका के जो साथ देने वाले थे, ये जो आलोचकों का तो देख लिया कि जापान घुटने टेकने वाला है, ये चीज उसको पता थी। अब समर्थक जो उसका साथ देने वाले थे कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने के लिए तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। जो समर्थक हैं, जो साथ देने वाले हैं, उन्होंने कहा कि परमाणु हमला जापान पर जरूरी था, जिससे कि द्वितीय विश्व जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और साथ ही जो राष्ट्र हैं उसके, जो इसके साथ में जो युद्ध कर रहे थे, वो क्या थे, वो अपनी जनहानि, उनकी जो सेना को जो नुकसान हो रहा था वो नहीं हो पाए। परमाणु बम इसलिए गिराना जरूरी था। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम यही हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण चाहे कुछ भी हो, चाहे वो इस बमों के हमले की वजह से हो या चाहे कोई अन्य कारण हो, लेकिन इसका जो रिजल्ट रहा था, परिणाम रहा था, यही वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का क्या हो गया, उदय हो गया। विश्व पटल पर दो महाशक्तियां उभर कर आ गई। जर्मनी और जापान हार चुके थे तथा यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। जर्मनी, जापान, इटली ये क्या हो गए थे, हार चुके थे। और यूरोप जो था वो यूरोप और शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे, जो नुकसान हुआ था उससे उभर भी नहीं पाए थे। और अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। अन्य देश तो वैसे ही खत्म हो चुके थे, और अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी क्या थे, शक्ति थे। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति दो ही बचे, अमेरिका और सोवियत संघ। ऐसे में इनके मध्य जो युद्ध की जो स्थिति बनी थी, शीत युद्ध जिसे कहा गया, वो जाहिर सी बात है, क्योंकि इन दोनों की होड़ होने स्टार्ट हो चुकी थी। इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। जब शक्तिशाली राष्ट्र थे तो कोई भी घटना हो उसमें अगर हस्तक्षेप कर दें ये, तो ये पूरा विश्व, समूचे विश्व को ये प्रभावित कर सकते थे। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में, महाशक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए खुद ताकतवर बनने की होड़ में, भाई इनका युद्ध, ये आइडियोलॉजी की वॉर यही तो हुई थी, इनकी पहचान कोई लिए थे। एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। एक दूसरे को नीचा दिखाना, खुद को पावरफुल दिखाने की होड़ में शीत युद्ध इसका कारण हुआ था, मुख्य कारण यही था। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। देखा जाए तो यह भी सच है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शीत युद्ध इतने सालों तक चला, ये स्थिति इतनी सालों तक बनी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों ही महाशक्तियां ये जानती थी कि यदि एक दूसरे पे हमने हमला कर दिया, परमाणु हमला कर दिया, तो और जो समूचा जो विश्व है वो इसकी विध्वंस को मार को झेल नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा विश्व। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हों,
कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकें। तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है, क्योंकि दोनों ही जानते थे कहीं ना कहीं कि एक दूसरे से हम कम नहीं हैं। उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम मोल लेना नहीं चाहेगा, चाहे कोई भी कितना भी उकसवा ले उन्हें। युद्ध के लिए होता है ना, सभी होड़ के दौरान ये चीजें होती हैं, हम किसी और अन्यथा इन्हीं और अन्य चीजों को नहीं देख पाते हम। आगे, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे किसी को भी हो, युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। चाहे फायदा किसी को हो न हो, लेकिन नुकसान जो होगा इससे उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से यह विजेता कौन है यह तय करना भी असंभव हो जाएगा। विजय भी किसकी होगी ये असंभव बात होगी इसको जाहिर करना। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, अगर कोई आक्रमण करके और पर उसके परमाणु जो हथियार हैं उनको समाप्त करने की भी कोशिश करे, फिर भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने के लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अवरोध या रोक या संतुलन का तर्क कहा गया। ये अवरोध है, ये रोक या संतुलन का इसको तर्क कहा गया, क्योंकि दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है। दोनों ही महाशक्तियां थे, एक दूसरे से कम नहीं थे, कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदता होने के बावजूद, एक दूसरे की खिलाफत इतनी गहन होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। इसकी तासीर ठंडी रही। अब समझ गए आप शीत युद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी तासीर क्या थी? ठंडी थी। ठंडी से आ सके दोनों महाशक्तियां युद्ध क्या होड़ थी दोनों महाशक्तियों के बीच, इनकी वैचारिक के मध्य, लेकिन न कहीं इनकी स्थितियां ऐसी रही, इनको यह भी पता था कि हम युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं एक दूसरे से कम नहीं, और परमाणु जो हथियार है वो समूचे विश्व को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, विश्व विध्वंस हो जाएगा। ऐसे में करके इसकी जो तासीर थी, जो अंदर की जो भावना रही, इसके अंदर की जो वैचारिक स्थिति रही, वो क्या रही? तो ऐसे में हम कह सकते हैं इसको शीत युद्ध। युद्ध तो हुआ लेकिन ठंडी उसकी तासीर रही। पारस्परिक अपरोध की स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया। अपरोध आपने देख लिया, अपरोध था क्या, समझ चुके हैं। अब पारस्परिक अपरोध, दोनों को एक दूसरे को पता था, तो इस युद्ध ने युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंदता को न रोक सकी। युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन इनकी जो होड़ थी वो समाप्त नहीं कर सकी। शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दें। शीत युद्ध की जो प्रमुख सैन्य विशेषता है, इसमें से दो महाशक्तियां और अपने अपने गुट थे। दोनों महाशक्तियां थी और अपने अपने गुट थे। इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि वे तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इनके जो गुट थे, जो इनके सम्मिलित जो देश थे इनके साथ, उनसे ये अपेक्षा की जा रही थी कि वे तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। वो ऐसा नहीं करें कि युद्ध को बढ़ावा दें। इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्कसंगत और जिम्मेदार भरा बर्ताव करना था। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है। क्या है? जोखिम है आपसी युद्ध में, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाता। दोनों महाशक्तियां, इनके जो साथ देने वाले राष्ट्र थे, यदि वो भड़काऊ स्थिति करके रखते इनके मध्य, तो कहीं ना कहीं युद्ध, चाहे इनको पता था ये चीज, लेकिन कहीं ना कहीं उकसावे की स्थिति रहने से इनमें शायद युद्ध ठन जाता, युद्ध हो जाता। जब दो महाशक्तियों और उनके अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक अपरोध का संबंध हो, तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंसक साबित होगा। इस संदर्भ में जिम्मेदार का मतलब था संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना। जिम्मेदारी वाला व्यवहार कौन सा कह सकते हैं आप? कि इसमें संयम से काम लेना, धीरज से काम लेना, और तीसरा जो विश्व युद्ध होने का खतरा था उसके जोखिम से बचना। शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया। जो शीत युद्ध है, हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमले की तबाही। देखिए, हमने ये चीज देख ली कि शीत युद्ध ने धीरे धीरे, शीत नाम तो ऐसे इसलिए दिया गया क्योंकि ये ठंडी तासीर के साथ में रहा, और
जो तीसरा विश्व था वो नहीं हुआ, इसलिए इस युद्ध का नाम दिया गया इसे। और इसने तीसरा जो विश्व युद्ध समूची मनुष्य जाति, समूचे विश्व पर जो खतरा मंडरा था उसको समाप्त। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अमेरिका ने परमाणु हमले किए थे, हिरोशिमा और नागासाकी तबाही। देखिए एक वॉच है, एक घड़ी का दृश्य है, किस तरीके से खत्म हो चुकी है, कैसे समाप्त हो चुकी है, कितनी, देखिए। दूसरा उसके शहरों के ये दृश्य दिए हुए हैं कि बिल्कुल विध्वंसक स्थिति पे ये समाप्त हो चुके हैं। देखिए कितनी, आप सोच के देखिए कि वर्तमान समय में जब उसके रेडिएशन अभी भी समाप्त नहीं हुआ, आज भी वहां की जो जनरेशन है इसका नुकसान उठा रही, तो सोच के देखिए, देखिए लोगों को उस टाइम पे, उस वक्त पर कितनी स्थितियां खराब रही होंगी जब ये हमला किया गया होगा। परमाणु हमला केवल उसी समय तक नहीं करता नुकसान, तभी तो परमाणु हथियारों का जो प्रयोग है वो इतना घातक होता है। क्यों? क्योंकि वो केवल इतना ही नहीं है कि उसने बम से हमला किया और शायद जो जो लोग उसके चपेट में आए वो उन्हीं को नुकसान हो, ये आज तक वर्तमान तक स्थिति तक कारगर साबित होता है इसका रेडिएशन। देखिए कितनी स्थितियां खराब रही होंगी उस वक्त, इस पिक्चर्स को देख के आप समझ सकते हैं। तो ऐसे करके जो हिरोशिमा और नागासाकी था बिल्कुल तबाह हो चुके थे, जापान बिल्कुल तबाह हो चुका था अमेरिका ने जब परमाणु हमला किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर। ये तस्वीरें उस विध्वंस को दिखाती हैं जो अभी हमने देखी हैं, जो अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले की गिराए गए परमाणु बमों के कारण हुआ। जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे उस हमले के कारण, जो बमों के कारण ये जो विध्वंस हुआ, ये उसको दर्शाती हैं। इन बमों को लिटिल बॉय और फैटमैन के गुप्त नाम दिए गए थे। दो बमों से हमला किया था, दो बम गिराए थे अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम। कौन कौन से गिराए थे? एक गिराया था लिटिल बॉय और एक गिराया था फैटमैन। ये उसके कोड नेम बोल सकते हैं आप, कोड नेम होते हैं, गुप्त नाम होते हैं। महाशक्तियों के पास आज परमाणु हथियारों का जो जखीरा है उसकी तुलना में ये बम बहुत छोटे थे। अब सोच के देखिए कि जो जखीरा उनके पास में है आज परमाणु हथियार, जो संयुक्त रूप से इतना अनुसंधान कर चुके हैं उस दृष्टि से, तो उसके एवज में ये तो बहुत छोटे थे जिनसे हमला किया था। जब इतने बम, छोटे बमों से इतना नुकसान आज तक जो दिखाया जाता है, आज भी रेडिएशन है वहां पर, तो सोच के देखिए इस बात को कि उसकी तुलना में जब इतने बड़े बमों से हमला किया जाएगा, तो शीत युद्ध, अगर ये शीत युद्ध ना होगा, तीसरा विश्व युद्ध हो जाता, तो कितना नुकसान समूचे विश्व में, समूची मनुष्य जाति को उठाना पड़ता। ये बम क्रमशः 15 और 21 किलोटन क्षमता के थे। जो लिटिल बॉय था वो 15 टन का था, 15 किलोटन का, और फैटमैन था वो 21 किलोटन का था। लिटिल बॉय 15 किलोटन का और 21 किलोटन का फैटमैन था। इतनी कम क्षमता के परमाणु बमों ने भी अकल्पनीय विध्वंस किया था, इसकी सोच नहीं सकता था, इतना विध्वंस किया था इसने। 1950 के दशक की शुरुआत में ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ ऐसे परमाणु बमों का परीक्षण कर रहे थे 1950 के दशक के दौरान ही, जिनकी क्षमता 10 से 15 हजार किलोटन थी। अब सोच के देखिए शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध की स्थिति जब बनी हुई थी, तब अमेरिका और सोवियत संघ ऐसे परमाणु बमों का परीक्षण कर रहे थे जिनकी क्षमता 10 से 15 हजार किलोटन थी, 10 से 15 हजार किलोटन थी। अब सोच के देखिए वो कितने खतरनाक होते जब वो छोटे छोटे से बमों ने इतना घातक किया। तो यहाँ तो 10 से 15 हजार किलोटन की क्षमता के थे। दूसरे शब्दों में ये बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की तुलना में हजारों गुना ज्यादा विध्वंसक थे, क्योंकि हजारों गुना इनकी क्षमता थी। शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों के पास इस तरह के हजारों हथियार थे कि ये हथियार दुनिया भर में क्या तबाही मचा सकते। ये दोनों एक दूसरे के देश को खत्म नहीं करते, बल्कि ये तो समूचे मनुष्य जाति या समूचे विश्व को समाप्त कर देते। इतने खतरनाक, इतने विध्वंसक हथियार इनके पास मौजूद